अब देखते हैं हम लोग मूल अधिकार। बहुत फंडामेंटल राइट्स, बहुत क्वेश्चन आता है मूल अधिकारों को लेकर। तो क्या है मूल अधिकार? तो देखो इसको जो घटना चक्र के पॉइंट हैं, ठीक है, जो इसमें देखो पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और घटना चक्र के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको सारे क्वेश्चनों को मतलब जो फैक्ट वाइज हैं, जो कॉन्सेप्ट है, समाहित करने की कोशिश की है, जिससे अब हमें बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। अगर इतना तैयार है तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, आरओ है, यूपीपी है, यूपी पुलिस है, पेट है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जो एक दिन में होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट भी पूछ देता तब भी इन हमारे तथ्यों से वो रुकेगा नहीं, ठीक है, इतना तैयार कर लो, बहुत है। तो मूल अधिकार क्या है हमारे, फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो नंबर 1 पॉइंट है कि उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत कौन करता है? कि उदार लोकतंत्र में कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा होगी, इसको कौन निश्चित करता है? तो वो है शक्तियों का पृथक्करण। क्या है? शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, वो क्या है? तुम्हारा शक्तियों का पृथक्करण है, जो उदार लोकतंत्र में, ठीक है, उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो वह है क्या? शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। अगला पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार को शामिल करने का समर्थन किसने किया था? मूल अधिकार को शामिल करने का भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल किया जाए, तो इसका समर्थन किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी, उसके द्वारा मूल अधिकार को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का समर्थन किया गया था पहली बार, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा, ठीक है। फिर मूल अधिकारों को क्या कहा है? मूल अधिकारों के बारे में है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा है एस राधाकृष्णन ने कहा है मूल अधिकारों के बारे में कि मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया क्या है? तुम्हारा एक समझौता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। अगला पॉइंट, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में भाई जो हमारे ये हैं अधिकार जो हैं हमको मिले हैं मूल अधिकार, इनको मूल अधिकार आखिर कहते क्यों हैं? तो इनको मूल अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, उल्लिखित हैं। ये हमारे संविधान में क्या है? उल्लिखित हैं, लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। यह व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक है। अगर व्यक्ति का विकास होना है, चहुमुखी विकास होना है, तो ये मूल अधिकार बहुत आवश्यक हैं। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ये मूल अधिकार क्यों है? क्योंकि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। फिर अगला पॉइंट, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है कौन? अनुच्छेद 14। विधायन, ठीक है, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है। फंडामेंटल राइट्स में आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। तो मूल अधिकार में आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है कि सभी को आर्थिक रूप से सभी को पैसा दिया जाए, सभी को बराबर की। अंबानी उतना पैसा है तो आप भी जाओ सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दो कि भैया हमको भी अंबानी जैसा पैसा अब दो, क्योंकि ये संविधान के मूल अधिकार में लिखा है आर्थिक समानता। तो देखो संविधान के लोगों ने, तो ये आर्थिक समानता हमारा मूल अधिकार नहीं है कि भाई हम मेहनत करें, जितना हमारी मेहनत है उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें मूल अधिकार चहुमुखी विकास का अधिकार देता है, इसलिए हम आर्थिक रूप से अगर बढ़ना है तो हमें अपने को मेहनत करनी होगी। इसलिए मूल अधिकारों में आर्थिक समानता नहीं है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया है। अस्पृश्यता का निवारण, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का निवारण, अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर कैसे होगा? ये अस्पृश्यता का निवारण कैसे होगा? कानून बनाकर, ठीक है, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण से होगा। किससे, कैसे होगा? अस्पृश्यता का निवारण कैसे होगा? वैसे अनुच्छेद 17 है कि अस्पृश्यता नहीं कोई करेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता गैर कानूनी है, ठीक है। अब इसका निवारण कैसे होगा? तो कानून बना के शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा इसका निवारण होगा। अगला पॉइंट है SC और ST को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और ST मतलब जनजाति, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति। तो SC और ST को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो SC और ST को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत SC ST को अधिकार मिले हुए हैं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। संविधान में हमारे प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, क्योंकि किंतु मतलब वही है, किंतु अनुच्छेद 19(1) का
19(1)(a) के तहत के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता जो है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमको क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के अधिकार के ठीक अधिकार से न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है, ठीक है। तो जो ये बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, इसी में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। ये किसके द्वारा माना गया है, ये न्यायालय के द्वारा माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, ठीक है, कि प्रेस की स्वतंत्रता है किसके अनुसार, ये जो हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इसी के अनुसार है, ठीक है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 21 में प्रयुक्त है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 में लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि की प्रक्रिया शब्दावली को प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको कैसे लागू किया जाता है भारत में, ये भारत में उसी प्रकार लागू किया जाता है जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया को लागू किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एकांतता का अधिकार, एकांतता का ध्यान, तो अकेले रहने का अधिकार अनुच्छेद 21(1)(d) के अनुसार है, ठीक है। एकांतता का अधिकार कैसे आता है, अनुच्छेद 1(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर, तो अगर अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिलाकर ये बनता है हमारा एकांतता का अधिकार। तो एकांतता का अधिकार अकेले रहने का अधिकार, सुकून से रहने का अधिकार, दो अनुच्छेदों से मिलकर बनता है। एक अनुच्छेद 19(1)(d) है, अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिलाकर बनता है। फिर अगला पॉइंट, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में, ठीक है, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्यु दंड को आर्टिकल 21 के आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी नहीं माना था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस केस में मृत्युदंड को मतलब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्युदंड को उल्लंघनकारी नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो कौन सा मामला है, जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने, कितने सदस्य थे उसमें, 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघनकारी नहीं माना, इसलिए मृत्युदंड आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। अब कोई ये नहीं कह सकता है किसने गलत काम किया उसको सरकार कोर्ट ने फांसी दी, तो वो आर्टिकल 21 के तहत PIL नहीं डाल सकता कि हमारा जीवन का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि 21 में जीवन का अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है। तो ये मृत्युदंड 21 के अंतर्गत नहीं आता है। ये मृत्युदंड जो है 21 का उल्लंघन नहीं करता है। अगर कोई गंदा काम करता है, कोई ऐसा पाप करता है, ऐसा अपराध करता है जो क्षमा के योग्य नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मृत्युदंड दे सकता है। तो इसको क्लियर कर दिया गया जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है, विस्तार किया और शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया। इसलिए शिक्षा का अधिकार आया 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। इसलिए शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉइंट कि मतलब शिक्षा का अधिकार जो हमारा मूल अधिकार कैसे बना, 21 के अंतर्गत कैसे शामिल किया गया, ठीक। तो जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया और उससे शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो ये किस मामले में आया था, उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को 21 में शामिल किया था। 21 को विस्तार करके, आर्टिकल 21 को विस्तार करके उसी में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया। किस मामले से, उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के मामले से, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है आर्टिकल 20(2), आर्टिकल क्लास 2 के अनुसार क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 20 क्लास 2 कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार उस पर मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, न ही उसको दंडित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 का क्लास 2 बताता है। आर्टिकल 20 का क्लास 3 क्या बताता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये देखो, अभी तक हमें तो मूल अधिकार था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन अब किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा
कि आर्टिकल 20 का क्लास 3 कहता है कि किसी को कोई अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि तुम गवाही दो। कोर्ट में अगर पुलिस किसी को मारती है पीटती है कि कबूल कर लो, तो कोर्ट में मुखर भी सकता है कि मैंने ये अपराध नहीं किया, मुझको मारा पीटा गया है। तो आर्टिकल 20 क्लास 3 व्यक्ति को देता है कि वो अपने विरुद्ध उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने विरुद्ध, वो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने विरुद्ध ही गवाही दे कि मैंने अपराध किया है। ठीक है, कि अपने विरुद्ध साक्ष्य दे कि मैंने अपराध किया है, तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 क्लास 3। अगला पॉइंट है आर्टिकल 25 क्लास 2 सब क्लास बी, खा को हम बी कहते हैं ना। तो आर्टिकल 25 और क्लास 2 का खा कहता है इसमें जो प्रयुक्त हिंदू है, ठीक है, इस जो आर्टिकल 25 2 खा में जो हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, इस हिंदू में कौन आते हैं? बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, इसमें पारसी शामिल नहीं है। तो आर्टिकल 25 के 2 खा में जो हिंदू शब्द शामिल है, तो सो हिंदू में कौन कौन शामिल है? तो इस हिंदू में शामिल है बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, ठीक है, लेकिन पारसी इसमें शामिल नहीं है, ना ही इसमें ईसाई शामिल है, ध्यान रखना। तो हिंदू का मतलब है हिंदू जो बाकी हैं, बाकी बौद्ध, जैन और सिख को भी हिंदू माना गया है। ये अनुच्छेद 25 2 खा में जो प्रयुक्त शब्द हिंदू है, इसमें बौद्ध, जैन और सिख को भी हिंदू माना गया है। पारसी और ईसाई को हिंदू इसमें नहीं माना गया, ठीक है, वो हैं भी नहीं हिंदू, ठीक है। आर्टिकल 25 क्लाज 1 में है कि लोक व्यवस्था, अर्थात लोक व्यवस्था मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, रहते हुए व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। देखो आर्टिकल 25 देता है, आर्टिकल 25 क्लाज 1, तब आर्टिकल 25 जो है का क्लाज 1 ये लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए। देखिए कि अगर आपको अपने धर्म की प्रचार करनी है, अपने धर्म को मानना है, अपने धर्म के लिए कुछ मतलब कार्यक्रम करने हैं, तो आपको लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था को बरकरार रखना होगा, सदाचार को बरकरार रखना होगा और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म के अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और प्रचार करने का भी सभी को समान अधिकार है। लेकिन लोक व्यवस्था बनाए रखो, सदाचार बनाए रखो और स्वास्थ्य के नियमों को उपबंध का पालन करो, ये करते हुए। लेकिन लोग ना इसमें मानवतावाद शामिल नहीं है, इसमें जो है देखो मानवतावाद इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना अनुच्छेद 25 एक में। फिर अगला पॉइंट, भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसमें है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ये सारे जो पॉइंट वाइज हैं ये सब प्रीवियस ईयर PYQ के हैं, घटना चक्र से मैंने लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक भी नहीं है इसमें, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 33 क्या है? भाग 3 का अपवाद है। अनुच्छेद 33 भाग 3 का अपवाद है, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है ना, तो ये भाग 3 का तो ध्यान रखना है भाई, जो मूल अधिकार हम पढ़े भाग 3 में है, ठीक है। तो ये है अगला पॉइंट है अनुच्छेद 33 भाग 3 का अपवाद है। अनुच्छेद 13(2) कहता है, अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, ठीक है। अब अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को क्या कर ले? छीन ले। भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में ध्यान रखना, भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं तो उनको छीन ले। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, अगर वो बना देता है तो विधि क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13 का क्लास 2 ये कहता है। लेकिन हुआ क्या? अनुच्छेद 33 में क्या किया सरकार ने, संसद ने क्या? अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकता है। तो अनुच्छेद 33 ये संसद को शक्ति देता है कि वो किनको ये शक्ति देता है कि वो किनको? कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए, कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजन हेतु, विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकता है। तो ये अनुच्छेद 33 ही है जो आरक्षण देने के लिए,
विकलांगों को, SC को, ST को, जिनको भी आरक्षण या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा नौकरी वोकरी में या अन्य सुविधाएं, वो अनुच्छेद 33 ही देता है। नहीं तो हम आर्टिकल मूल अधिकार में समानता का अधिकार ना 14 जो है मूल अधिकार, उसके अनुसार कोर्ट में जाके रिट डाल सकते हैं, भाई हम भी आदमी है, ये भी आदमी है, तो इनको फ्री में अनाज काहे दे रहे हो 5 किलो, हमको भी तो 5 किलो समानता का अधिकार है। भाई जो सरकार ने फ्री में गरीबों को अनाज बांटा, किसी को आरक्षण देता है, किसी को कुछ देता है, तो हम जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके, कि भाई अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। जब समानता बता रहा है अनुच्छेद 14, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, तो किसी को फ्री में अनाज मिल रहा है, किसी को कम टैक्स पर रहा है, किसी को ज़्यादा टैक्स पर रहा है, तो हमको भाई फ्री में अनाज क्यों नहीं मिल रहा है, हमको क्यों नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये मूल अधिकार के विरुद्ध है। और फिर अनुच्छेद 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट उस विधि को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। भाई ये क्या सरकार कर रही है, संसद ने गलत नियम बनाया, विधानसभा ने गलत नियम बनाया। लेकिन उसमें एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 33 संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद कोई ऐसा नियम बना सकती है कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजन के पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकती है। तो यही है, इसलिए कहते हैं अनुच्छेद 33 जो है भाग 3 का अपवाद है, ये भाग 3 के उल्टा काम करता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अब भारत का संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया, ठीक है, यह विधिक अधिकार है और जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अनुच्छेद 44 1978 में जो हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, अनुच्छेद 44 जो 1978 में हुआ था, इसको ना 20/6/2079 से प्रभावित हो गया था। 20/6/2000 अरे यार गलत निकल जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, 20/6/1979 से प्रभावित हो गया था, 20/6/1979 से प्रभावित हुआ। जो संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ जो 1978 में, ये 20/6/1979 से प्रभावित हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ, द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। पहले संपत्ति का जो था, ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, ठीक है, तो संपत्ति का मूल अधिकार था, तो सरकार किसी की संपत्ति, संसद की संपत्ति नहीं ले सकती थी, संपत्ति छीन नहीं सकती थी, उसको संपत्ति से बहिष्कार नहीं कर सकती थी। तो ये जो हमारा चकबंदी और जो क्या कहते हैं हदबंदी और जो ये तुम्हारा जमींदारी व्यवस्था और गरीबों को ज़मीन देना ख़त्म करना, ये सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी कोशिश की, ठीक है, और मतलब इसको कई केस हुए कि संपत्ति का मूल अधिकार है कि नहीं है, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में ना, कि जब इतने लोग इतनी ही ज़मीन रख सकते हैं, तो इसके चक्कर में तो इसलिए इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में इसको क्या कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया गया संपत्ति के मूल अधिकार को। अब उसको क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगर विधिक अधिकार में यह है कि हाँ वो कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहेगी, संसद जब चाहेगी तो आपकी संपत्ति ले सकती है, आपको हर्जाना मन हो दे और मन हो ना दे, ये है विधिक अधिकार है, तो आपको हर्जाना मिल जाता है। तथा इसे विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी में शासन के PM थे। तो जिस समय ये संपत्ति का अधिकार को खत्म किया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी से शासन में थे, ध्यान रखना, जनता पार्टी की तरफ से शासन में PM बने हुए थे मोरारजी देसाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन घटना चक्र के हैं, ये सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, पुनर्लोकन है ये। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई, ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है, ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है, सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये किस में कहा गया, केशवानंद भारती केस में ये आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, हाँ ये है कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो, ये कहा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केशवानंद केस कब हुआ था, 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला हुआ 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का, ठीक है, प्रतिपादन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो यही केशवानंद भारती का जो मामला हो 1973 में, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन किया था, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसने कहा, तो संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में यहाँ कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहीं से इसी केस में संविधान ने मूल संरचना का, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हाँ ये प्रतिपादन किया, और कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना का मतलब हो रूप ना बिगड़े, संविधान की जो मूल संरचना है वो बनी रहे, ठीक है, इसको बनाते हुए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती में आया था, ठीक है।
जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया। अब 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जब 1980 में एक और केस हुआ, मिनर्वा मिल्स केस हुआ, उसमें इस वाद में भी इसका अनुमोदन कर दिया। क्या कर दिया कि हाँ नहीं, ये मूल जो सिद्धांत है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है वो सही सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये संविधान की क्या है, मतलब सार तत्व है, ये संविधान की नींव है, इसको आप मूल संरचना को ख़त्म नहीं कर सकते हो। इसका मिनर्वा मिल्स 1980 में भी अनुमोदन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं। अब ये हमारे जो ये हैं जो ये हमारे पॉइंट हैं, ये सब हमारे लक्ष्मीकांत से, क्योंकि अब भाई इतना तो पूछा गया है मूल अधिकारों के बारे में, ठीक है, किसी न किसी रूप में। अब इसको भी पूछ सकता है, वो पूछा भी गया। परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर अच्छा, बंदी, प्रतिचीकरण, प्रतिषेध, ये सब खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है, और ये सब अनुच्छेद को भी खूब पूछे जाते हैं। अभी ये है कि हाँ जितने पूछे कुछ इसी में समाहित हैं, PYQ, तो हम देख लेंगे अब। ठीक है, एक साथ ही मूल अधिकार देख लेंगे कितने अनुच्छेद है। तो इसको है समता का अधिकार, ध्यान रखना। नंबर 1 पे आता है समता का अधिकार। क्या था समता का अधिकार? तो समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14, 15, 16, 17, 18, 14। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। ध्यान रखना, पूछ देता है समता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 14 से 18 तक। 14 से 18 तक कहाँ थे? समता के अधिकार में। तो समता का जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। तो अनुच्छेद 14 क्या है यहाँ पर? ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता रहेगी और विधियों का समान संरक्षण होगा, कि विधि के सामने सब लोग बराबर हो, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। कोर्ट में जाओगे तो चाहे अमीर हो गरीब, सबको जज एक निगाह से देखता है। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण रहेगा, और सब विधियों का क्या रहेगा? समान संरक्षण रहेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 कहता है किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो विभेद को प्रतिबंधित करता है। विभेद को क्या कहता है? प्रतिबंधित करता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म कौन से हैं? ये 15 में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15 में धर्म है, मूल वंश है, लिंग है और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 भाई समता का अधिकार ना, समानता देता सभी को, समता के अधिकार में ही आता 14 से 18। फिर 16 अनुच्छेद क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, कि लोक नियोजन सरकारी काम जो भी चल रहा है, जो भी नौकरी निकल रही है, उसमें सभी को अवसर की समता होगी, 16 कहता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध होगा, कि भैया आप छुआछूत अस्पृश्यता जो है उसको अंत करो और उसका आचरण मत करो। उसका आचरण अब निषिद्ध है, अगर इसका करोगे तो निषिद्ध है, तो फिर ये आपको कानून का उल्लंघन करोगे, आपको सजा हो जाएगी। और अनुच्छेद 17 के अनुसार ही ना, इसी कानून के अनुसार तो SC और ST को मौलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगाता है। ठीक है, अब भाई कोई अब अपने नाम के आगे राय बहादुर लगाए हैं, कोई कुंवर साहब लगाए हैं, तो ये जो उपाधियां हैं पहले लगाते थे ना, अंग्रेज देते थे अपनी शासन को कायम रखने के लिए। बड़े बड़े लोगों को उपाधियों से सम्मानित करते थे, वो अपने को राजा कहते भी थे। कोई राजा हो गया, कोई बहुत बड़ा ये हो गया, तुरम खां हो गया, सब लगाए रहते थे अपने अपने आगे। ठीक है, तो इन सभी को अनुच्छेद 18 के अनुसार क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़ते हो, ठीक है, सेना या विद्या संबंधी कोई सामान है वो अपना लगा सकते हो, आपको मिलेगी उपाधि। ठीक है, और बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, अब कोई नहीं लगा सकता अनुच्छेद 18, क्योंकि समता का नियम है ये। ठीक है, समानता का नियम है। तो समता के नियम में 14 से 18 अनुच्छेद आते हैं, हमने पढ़ लिया क्या है। 14 में विधि के समक्ष समता है, विधियों का समान संरक्षण है। 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और उसका आचरण निषिद्ध है। अनुच्छेद 18 में सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगाई जाती है। आगे नंबर 2 पे आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। बहुत इंपॉर्टेंट, 19 से 22। मूल अधिकार ही हमारी जान है, मूल अधिकार नहीं तो हमको जो पाएगा वो शोषण करेगा। तो सब लोग अपने मूल अधिकार के लिए लड़ते रहें, और कोर्ट और देश कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही है मूल अधिकार का रक्षक। जब तक सुप्रीम कोर्ट सरकार से सुरक्षित है, संसद
पर उस पर कार्रवाई नहीं होती है और सरकार उसमें राजनीतिक लोग उसमें अपने आदमी नहीं बैठाते, तब तक ये मूल अधिकार सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, तब तक मूल अधिकार हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गुलाम हो गया सरकार का, उस दिन मूल अधिकार भी खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें अनुच्छेद 19 क्या कहता है? 6 अधिकार देता है अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 6 अधिकार देता है। पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(2) सम्मेलन, मतलब संगठन बनाने क्या कहते हैं? सम्मेलन करो, अपने मीटिंग करो अपनी, ठीक है सम्मेलन का अधिकार देता है। फिर 19(3) संघ का अधिकार देता है। क्या देता है? अनुच्छेद 19 का भाग मतलब 3 क्लास संघ बनाने का अधिकार देता है। और 4 अनुच्छेद 19(4) संचरण का अधिकार देता है, आप टहलने का अधिकार, कहीं भी घूम सकते हो भारत में। अनुच्छेद 5 निवास का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 का क्लास 5 निवास का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 का क्लास 6 वृत्ति, मतलब काम करने का अधिकार देता है। इसको वृत्ति मतलब इसको 1G कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद 1G के तहत, ठीक है 1G कहे, 6 कहो तो 1G कहो, ये क्या देता है? वृत्ति, व्यवसाय करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार हैं। वाक एवं व्यक्ति का अधिकार, सम्मेलन का अधिकार, ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, संचरण करने का अधिकार और निवास करने का अधिकार, और फिर वृत्ति व्यवसाय करने का अधिकार। 1G इसको 6 को ऐसे देख लेना, ये ठीक है 1A भी कह देते हैं इसको, ठीक है। आगे अनुच्छेद 20 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है कौन? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है, ठीक है। इसमें 3 अनुच्छेद हैं, 20(1)(a), 20(1) क्लाज, इसमें भाई 20 के भी क्लाज हैं 3। तो 20 का पहला क्लाज क्या कहता है? भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण। जैसे तुमने अपराध, कोई व्यक्ति ने अपराध आज किया है, तो ठीक है, अब कोई कानून नहीं है, तो अभी नहीं कि आज कानून बना के उसको कल वाले व्यक्ति पर मतलब आरोपित कर दो, तो पीछे जाके कोई कानून लागू नहीं होगा व्यक्ति पर, ठीक है। अनुच्छेद 20(2) का क्या कहता है? दोहरे दंड से संरक्षण। 20(2) ये दोहरे दंड से संरक्षण देता है कि अब नहीं कि तुमने कोई अपराध किया तो उस पर सरकार 2 बार, कोर्ट तुमको 2 बार सजा दे। तो कौन रक्षा करता है कि किसी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 ये सुरक्षा करता है दोहरे दंड से। और 20 का क्लाज 3 क्या करता है? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण देता है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो, तुमको सुरक्षा कौन देता है? कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि कबूल करो कोर्ट में, जज ये नहीं कह सकता कि कबूल करो कि तुमने अपराध किया है, तुमको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। तुम मन से कहो हाँ तुमको लगता है मैंने अपराध किया है, ठीक है, और मुझे कबूल करना चाहिए तो कबूल कर सकते हो, लेकिन तुमको कोई ज़बरदस्ती तुमको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विरुद्ध नहीं कर सकता। कौन संरक्षण देता है? अनुच्छेद 20(3), ठीक है, ठीक है। अब तुम इसके अनुसार ना कोई ये भी मना कर देता था कि हम अपना काहे दें हो DNA दें, हम काहे दे DNA, हमको अनुच्छेद 20 अपने खिलाफ गवाही, क्योंकि भाई DNA देंगे तो हम पकड़े जाएंगे, इसका मतलब हम अपने विरुद्ध गवाही दे रहे हैं या मैं ही अपराधी हूँ। तो लोग DNA देने से, ब्लड देने से मना कर देते थे। लेकिन अभी क्या कहते हैं, सरकार ने नियम बनाया है कि आपके पास सब कुछ, आपका ब्लड भी लिया जाएगा, ये इसका उल्लंघन नहीं है। इस अनुच्छेद का सरकार ने नियम बना दिया ना, अगर जो करंट पढ़ते होंगे तो देखा होगा। तो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में, कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 ये क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, क्योंकि ये उन्नयन केस मामले में आया था ना, उन्नयन केस मामले में आया था प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको 21 को विस्तारित करके ही 21A दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है ना, कोई सरकार तुमको जबरदस्ती उठा नहीं सकती कि गिरफ्तार कर ले, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 ये है स्वतंत्रता के अधिकार। 19 से 22 आता है, 19 से 22 पहले में है 6 अधिकार हैं, 19 में 6 अधिकार हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मेलन का और संघ की और संचरण की, निवास का और वृत्ति का अधिकार। फिर 20 में आता है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके 3 क्लाज हैं। क्लाज 1 में है भूतलक्षी दंडिक विधियों से सुरक्षा, दंडिक विधियों से सुरक्षा। 20(2) में है दोहरे दंड से संरक्षण और 20(3) में है अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण। फिर अनुच्छेद आता है 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर अनुच्छेद आता है 21 से प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। फिर अनुच्छेद आता है 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर आ जाता है नंबर 3 पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो कोई तुम्हारा शोषण नहीं करेगा। ये किन अनुच्छेदों में है? 19 अनुच्छेद 23 से और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम का प्रतिषेध, किसी से बलात् माने जबरदस्ती श्रम नहीं लिया जाएगा,
ठीक है, वो आदमी का मन होगा तो काम करेगा, तुम ज़बरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हो, कहे कितने भी पैसा वाले आदमी हो। तो बलात् श्रम नहीं होगा, कौन संरक्षण करता है? अनुच्छेद 23। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकता, लाठी दम पर काम नहीं ले सकता, तो आपको कौन बचा रहा है? अनुच्छेद 23। जो संविधान की आलोचना करते हैं, बच्चों पढ़ो, आगे बढ़ो, भाई दोस्तों बहनों आगे बढ़ो, तो संविधान की आलोचना करने से पहले उसको देख लो तो उनको अधिकार कितने दिए हैं। अगर आप घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको कोई दबंग आदमी उठा के अपने घर में काम नहीं करवा रहा है, आप रास्ते पे चल रहे हैं, कोई आपसे झाड़ू नहीं लगवा रहा है लाठी दम पर, अपनी ताकत के दम पर, तो वो कौन वो संरक्षण दे रहा है? वो अनुच्छेद 23 है। ये संविधान है जो हमारे महान पुरुषों ने लिखा है। आज हम अगर बोल रहे हैं, जो हम संविधान की भी आलोचना कर रहे हैं, सब अधिकार हमको इस संविधान ने ही दिया है, बोलने का अधिकार दिया है। देख लो, मूल अधिकार जो पढ़ लेगा, संविधान की महत्ता, अगर हमारे देश में सबसे बड़ी किताब है, अगर सबसे बड़ा देवता है, तो हमारा संविधान है जो हमें हक देता है बोलने का, काम करने का, आज़ादी से रहने का। तो भाई पढ़ो, आगे बढ़ो, यही संविधान। अगर नहीं तो गांव में जिसके पास ताकत होती थी, लाठी के दम पर अपने घर में काम करवाता था, वो आप आवाज़ नहीं निकाल सकते थे। तो ये अनुच्छेद 23 ही है जो आपको बलाश्रम से प्रतिषेध देता है कि आपको ज़बरदस्ती कोई काम तुमसे नहीं ले सकता। यहाँ किसी भी ऑफिस में कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जा सकता है, आप रिपोर्ट कर दीजिए। अब भ्रष्टाचार है वो अलग से है, जैसे किन्हीं फैक्ट्रियों में लोगों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, लेकिन जब जांच बैठती तो लोग सब चीज़ों को सेटल कर देते हैं पैसा दे के। ठीक है, तो ये है, हमारे संविधान ने बहुत से अधिकार दे रखे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग लोग करते हैं पैसे के दम पर। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को स्वतंत्रता मिली है, अपने आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, कि कारखानों आदि में बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा। कौन सुरक्षा देता है बच्चों को? अनुच्छेद 24। नहीं तो पता नहीं कितने बच्चे बाल मजदूर बनकर उनका भविष्य खत्म कर देते थे लोग। पहले की मूवी देखो, अंग्रेज़ों के टाइम की मूवी देखो, जमींदारी प्रथा के टाइम के चीज़ों को महसूस करो, कितने लोगों ने संकट झेले हैं। तो अब ये हमारे महान पुरुषों की देन है, हमारे जिन्होंने संविधान बनाया है। आलोचना तो बहुत करते संविधान में, ये नहीं वो नहीं। अरे राजा तो एक ही बनेगा, सारे राजा थोड़ा हो जाएंगे, बाकी तो गुलाम ही रहेंगे, राजा के अंदर ही काम करेंगे। तो अनुच्छेद 24 है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 है। फिर आ जाता है चौथे नंबर पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 4 नंबर पे आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। क्या है अनुच्छेद 25? क्या कहता है इसमें? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 क्या देता है? धर्म को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की। तो अनुच्छेद 25 सभी को देता है कि आपको जो मन कहता है उस भगवान को मानो, और जैसे कहता है वैसे उनका आचरण करो, उसका अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। लेकिन हाँ, एक है कि लोक व्यवस्था बनाए रखो, ठीक है, सदाचार बनाए रखो, ठीक है, मौलिकता बनाए रखो। ठीक है, ये है इसमें, इसका प्रतिबंध यही है कि बाकी आप जिसको मन चाहो उसको पूजो, जिसको मन चाहो, जो मन चाहे वो धर्म ले लो। ठीक है, वो खूब प्रचार करो उसकी, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन हाँ लोक व्यवस्था को बनाए रखो, किसी को दूसरे को परेशानी ना हो, ये इस पर आप है। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आपको धार्मिक कार्य करने, उसके प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको। आप किसी भी धर्म के हैं, आपको धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता आपको है, अनुच्छेद 26 देता है ये आपको। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में क्या है? तुम्हारी स्वतंत्रता दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। जैसे कुछ शिक्षा संस्थाओं में है कि धार्मिक शिक्षा कोई दी जा रही है, धार्मिक उपासना की जा रही है, तो उसमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है कि आपको उपस्थित होना है कि नहीं होना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी संस्थाओं में, ठीक है, वो संस्थाएं किसी मान लो प्राइवेट कॉलेज कोई है, वो अपने पैसे से खोल रहा है, उसमें अपने धार्मिक शिक्षा देता है वो, ठीक है, अपने भगवान की पूजा करता है, तो आप मान लो उस धर्म के नहीं हो, उसमें पढ़ते हो, पढ़ाई बढ़िया होती है, तो आपको ये अधिकार है कि आप उस धार्मिक शिक्षा को लेते हो, कि धर्म की उपासना में भाग लेते हो कि नहीं लेते हो, आपको स्वतंत्रता है भाग लेने या ना लेने की। और बाकी जैसे विज्ञान पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है, उसको तुमको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, धर्म शिक्षा नहीं लेना है तो मत लो। ठीक है, उनकी प्रार्थना में खड़ा होना है, नहीं खड़े हो, ये आपको क्या है? स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 28 ही देता है। ठीक है, और जैसे अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। ठीक है ना, कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर वगैरह की देना है कि नहीं देना है, आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, ज़बरदस्ती आपसे कोई नहीं कर सकता है।
तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 25 और 28 तक। 25, 26, 27, 28। 25 में अंतःकरण धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म के बहुमत के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। अब आ जाता है नंबर 5 पे, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये कहाँ है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा होगी, कि अल्पसंख्यक जो है, जो संख्या में कम है, उनकी भाषा की सुरक्षा होगी, उनकी लिपि की सुरक्षा होगी और उनकी संस्कृति की सुरक्षा करना किसका जिम्मेदारी है? देश की जिम्मेदारी है, संविधान की जिम्मेदारी है। ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन अपने अनुसार चला सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 30(1) भी कहता है कि अल्पसंख्यक धर्म या भाषा के आधार पर होते हैं। अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है? अल्पसंख्यक किस आधार पर? धर्म या भाषा। जो धर्म रूप से कम है और जो भाषा के दर में कम है उनको सरकार, संसद अल्पसंख्यक का दर्जा देती है। अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? धर्म और भाषा के आधार पर। ठीक है, ये हो गया। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कौन से अनुच्छेद आते हैं? 2, 29 और 30 आते हैं। 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा होगी। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। और इसमें अनुच्छेद 30 का एक क्लाज है, 30(1) कहता है अल्पसंख्यक किस आधार पर होंगे? धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे। अब ठीक है, अगला 6ठा नंबर पे आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार ही मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है, ये मूल अधिकार है और ये मूल अधिकारों की रक्षा का समझो डबल मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अनुसार अगर आपका मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है, बाकी जो अनुच्छेद पढ़े हो आप 14 से अभी तक जो 31 तक पढ़ लिए हो, 30 तक जो पढ़ लिए हो, अनुच्छेद 14 से जो आपने 30 तक पढ़ा अनुच्छेद, उसमें किसी भी आपका मूल अधिकार का शोषण हो रहा तो किस अनुच्छेद के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? इस अनुच्छेद 32 अनुसार। तो अनुच्छेद 32 हमारा मूल अधिकारों का रक्षक है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? ये हमारे संविधान की आत्मा है, मूल है हमारे संविधान के। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? ये संविधान अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का ठीक है अधिकार है। ठीक है, ये अगर आपका मूल अधिकार आप पर लागू नहीं हो रहा है, आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा तो आप उसको परिवर्तित करने के लिए कहाँ जा सकते हो? उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। ठीक है, उसको लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। इसमें शामिल हैं याचिकाएँ। इसके अनुसार आप कौन कौन सी याचिकाएँ डाल सकते हो? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। तो इसके समय अनुच्छेद 32 के अनुसार आप 5 प्रकार की रिट डाल सकते हो। ठीक है, याचिकाएं कर सकते हो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अगर आप किसी ने गिरफ्तार कर लिया है तो आपको कोर्ट में उपस्थित करने का अधिकार है कि हमको कोर्ट के पास ले चलो, हम गवाही देंगे या कुछ भी करना है, हमको आप मार पीट नहीं सकते थाने में। बंदी प्रत्यक्षीकरण की हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, कोर्ट तुरंत आर्डर देगा पुलिस को, कहाँ है शरीर, उसको लेकर आओ। या कोई खो गया है, आप कोर्ट चले जाओ कि हमारा आदमी मिल नहीं रहा है, पता नहीं खो गया है, तो कोर्ट जिस आप थाने में आप लगते होगे तो कोर्ट वहाँ थाने को आदेश देगा कि भैया इस आदमी की बॉडी जो हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत करो, कहाँ है आखिर, कहाँ खो गया है, इसको ढूंढो कहाँ है। अगर पुलिस के पास होगा तो पुलिस लाएगी, कहीं और होगा तो उसको ढूंढ के लाएगा। तो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण है तुम्हारी रीट। ठीक है, परमादेश, परमादेश मतलब मैंडमस बोलते हैं इसको, मैंडमस, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब है परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सीधे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को और परमादेश को और ये उत्प्रेषण को दे दिया मिलाने के लिए कि इधर उधर लिख दिया, शरीर को प्रस्तुत करना, हम आदेश देते हैं, रोकना, इसको मिलाना होगा तो पता होना चाहिए कि कौन किसे मिलाएंगे, बस इतना। और ये इसका अर्थ दिया होगा मिलाने के लिए, पूछा गया, कई बार पूछा गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। और परमादेश मैंडमस का मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? रोकना। प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? रोकना। उसके बाद है उत्प्रेषण, मतलब सेरिरोरी, इसको बोलते हैं सेरिरोरी बोलते हैं अंग्रेजी में। उत्प्रेषण का मतलब है प्रमाणित होना या सूचना देना, प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सेरिरोरी का मतलब है प्रमाणित होना या सूचना देना। फिर है अधिकार परीक्षा,
कोई वारंटो, अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोई वारंटो, इसका मतलब है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, मतलब तुम वही काम कर सकते हो जो तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, जिसके लिए तुम प्राधिकृत किए गए हो वो काम करोगे, या वारंट के द्वारा, ठीक है, इसका ये मतलब है अधिकार परीक्षा कोई वारंटो, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, प्रमाणित होना या सूचना देना, भी ऊपर वाले कोर्ट नीचे वाले कोर्टों से प्रमाणित होने की या सूचना मांग सकते हैं, ठीक है। परमादेश क्या है, हम आदेश देते हैं कि हम तुमको आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट छोटे वाले कोर्टों को आदेश दे सकता है कि ये काम करो। प्रतिषेध है, अगर कोई अपने स्थान के अलावा दूसरा कार्य करता है तो उसको रोका जा सकता है कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में नहीं आता, ये कार्य मत करो। केवल भारत के नागरिकों को, देखो मूल अधिकार इतने पढ़े, तो भारत के नागरिकों को अधिकार कौन से प्राप्त हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये मूल अधिकार है जो केवल भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त हैं, बाकी अधिकार सभी को प्राप्त हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी अधिकार कोई भारत का विदेशी भी यहाँ पर घूमने आता तो उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं इन 15, 16, 19 और 29, ठीक है। और ये 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक, बाकी सारे नागरिकों को प्राप्त हैं, कोई भी विदेशी नागरिक है उसको भी प्राप्त है, बस वो हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको सारे अधिकार प्राप्त, 32 भी प्राप्त है उनको, ठीक है, 20 भी प्राप्त है, 21 भी प्राप्त है, ठीक है, 14 भी प्राप्त है। लेकिन ये 15 और 16, 19, 29 और 30, यह ध्यान रखना, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन से, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30, ये ध्यान रखना, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30, अब कोई विदेशी आके यहाँ पर अपनी धार्मिक संस्था नहीं स्थापित करने लगेगा, कोई 29 के आधार पे और 30 के आधार पे, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना 30 है। तो अब कोई ना विदेशी आके कहे हम भैया हमको मूल अधिकार प्राप्त है कि हम अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो अब आए कोई यहाँ पर खूब पैसा फेंक कर लोगों का धर्म कन्वर्ट कर दे और कहे तो मन से कर रहे हैं अपना कन्वर्ट, तो ये 30 रक्षा करता है, ठीक है। तो 15, 16, 19 और 29 और 30 ये भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब हम ये जो अनुच्छेद 32 के अनुसार जो हमारी रिटें हैं, जो याचिकाएँ हम डालते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसके हैबियस कॉर्पस कहते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो आसान है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब अगर कोई कहीं गायब हो गया है या पुलिस की हिरासत में है तो आप कोर्ट जाइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट डालिए, याचिका कीजिए, तो जो है कोर्ट पुलिस के आपके क्षेत्र को आदेश देगा कि भाई शरीर को प्रस्तुत किया जाए, उस व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत किया जाए जिसके बारे में उन्होंने याचिका डाली है, ठीक है। तो आपको पुलिस या कोई और कहीं नहीं रख सकता है, उसको पुलिस ढूंढ के आपको कोर्ट के सामने पेश करेगी, ठीक है। दूसरा है परमादेश, जो मेन समझना है, परमादेश मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या है, परमादेश को हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या है, सार्वजनिक संस्थाओं, अधीनस्थ न्यायालयों, ठीक है, सार्वजनिक संस्थाओं, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों को करने में असफल है, ठीक है, तब ये जारी करता है। तो क्या करते हैं कौन, सार्वजनिक संस्थाओं, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जब न्यायालय को लगता है, ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट है या उच्च न्यायालय है, अगर उसको लगता है कि नीचे वाले जो है सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों को सही ढंग से करने में असफल हैं, तो वो क्या करते हैं, ये वाली परमादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सार्वजनिक संस्थाओं को, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों को नहीं कर रहा है, और ये किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, निजी इकाई के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, और संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध नहीं जारी की सकती है, और जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जैसे राष्ट्रपति राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो परमादेश कहाँ जारी की जा सकती है, तो देख लिया आपने, सार्वजनिक संस्थाओं, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जब न्यायालयों को लगता है कि सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों को करने में असफल है, तब इसको जारी किया जा सकता है। और कहाँ ये जारी नहीं की जा सकती परमादेश, तो निजी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, संविधात्मक व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, कोई संविधात्मक दायित्व को लागू करने के लिए कार्य करता है तो उसके विरुद्ध नहीं जारी की सकती है, और जब विवेकानुसार कार्य किया जाता है जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों के द्वारा, तब जारी नहीं की जा सकती है। अब प्रतिषेध, प्रोहिबिशन क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, अधीनस्थ न्यायालयों का लेख है, केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ये जारी होती है, ठीक है, केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो प्राधिकरण है उसके विरुद्ध ये जारी होती है, सार्वजनिक निकायों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ ये जारी नहीं होती है। सार्वजनिक जो निकाय हैं, विधायी निकाय हैं और निजी व्यक्तियों के खिलाफ ये जारी नहीं होती। प्रतिषेध किसके खिलाफ, केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक, ठीक, जो न्याय करते हैं या अर्ध न्यायिक संगठन है, संस्थाएं, उनके ही खिलाफ ये जारी होती है प्रतिषेध। ये सार्वजनिक निकाय, कोई सरकारी विभाग है या विधायी निकाय है या निजी व्यक्ति है, उसके खिलाफ ये जारी नहीं होती है प्रतिषेध, ठीक है।
अधीनस्थ न्यायालयों को न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए भी जारी होती है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय है, अगर वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते तो उसके विरुद्ध भी प्रतिषेध प्रोहिबिशन जारी होती है। फिर आ जाता है उत्प्रेषण, सिरोरी उत्प्रेषण प्रमाणित होना या सूचना देना, इसका मतलब है। ठीक है, ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी होती है। क्या होती है? अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ही जारी होती है। जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास संचित मुकदमों के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय को भेज दें। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा उनके पास मुकदमे ढेर हो गए हैं, नहीं काम कर पा रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय, तो उनको आदेश दिया जाता है कि अपने पास जो संचित मुकदमे हैं निर्णय लेने के लिए उसे मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय या उच्चतर न्यायालय को क्या कर दें? भेज दें। ये उत्प्रेषण किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? उत्प्रेषण प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होती है। ठीक है, ये प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये विधायी निकाय या निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं होती है। तो उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालयों को तो जारी की जा सकती है, जो नीचे वाले न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को कर सकता है, जिला न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसके नीचे जितने भी न्यायालय सभी को जारी कर सकता है। इसके साथ ये वाली जो है उत्प्रेषण प्रशासनिक प्राधिकरण जो बनाए गए हैं, ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण से एनजीटी वगैरह हो गया या जो भी और जो है मतलब कानून बनाते हैं उनको लागू करवाते हैं, उनके विरुद्ध भी प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ये विधायी निकाय, निजी व्यक्ति और निजी इकाइयों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती उत्प्रेषण। अब आ जाता है अधिकार प्रच्छा। क्या जाता है? अधिकार प्रच्छा को वारंटो कहते हैं। किस अधिकार से, तब इसका मतलब है किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति द्वारा, समझो जैसे व्यक्ति द्वारा असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है, ठीक है, या न्यायालय इस रिट से पद छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। न्यायालय उस व्यक्ति को इस रिट से पद छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। तो अधिकार प्रच्छा को वारंटो किस अधिकार से, मतलब इसका मतलब है किस अधिकार से तुम भाई काम करो, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा ये जब किसी व्यक्ति द्वारा असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है तब उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। और इस रिट के द्वारा, ठीक है, अधिकार प्रच्छा के द्वारा, ठीक है, क्या कर सकता है, न्यायालय इस रिट के से पद छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। तो ये अधिकार प्रच्छा हो गए। इसको दोबारा एक बार सुन लेना थोड़ा, वही मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे राज्य की नीति निषेध तत्व, DPSP पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम पढ़ेंगे ना, राज्य की नीति निषेध तत्व पढ़ेंगे। अब यहाँ तक हमारा मूल अधिकार खत्म हो गए। जय हिंद, जय भारत।